आज इस वीडियो में हम भारत में जो परिवार संस्था जो हमें देखने को मिलती है, जो पाई जाती है, उसके प्रकारों पर चर्चा करेंगे। प्रकारों पर प्रकाश डालेंगे कि भारत में जो परिवार हैं वो है, उनका जो वर्गीकरण है वो किन किन आधारों पर समाजशास्त्रियों ने किया है। तो यहाँ समाज के ये परिवार के जो प्रकार की जब बात आती है तो समाज के प्रकार या समाज का वर्गीकरण कुछ बिंदुओं के आधार पर, कुछ जो मुख्य बिंदु हैं, 5 बिंदु, उन 5 बिंदुओं के आधार पर इनका वर्गीकरण किया है। 6 बिंदुओं के आधार पर जो वर्गीकरण किया है, इस आधार पर जो परिवार का वर्गीकरण है, तो इसमें पहला जो है आधार वह है संख्या के आधार पर परिवार का वर्गीकरण। और संख्या के आधार पर भी 3 प्रकार के परिवार हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला है केंद्रीय या नाभिक परिवार, दूसरा संयुक्त परिवार और तीसरा विस्तृत परिवार। तो यहाँ पहले हम देखते हैं केंद्रीय या नाभिक परिवार क्या होता है। इस प्रकार के परिवार यानी केंद्रीय परिवार आधुनिक जहाँ तक औद्योगिक समाजों की कह सकते हैं कि एक प्रमुख विशेषता है। औद्योगिकरण और नगरीकरण जैसे जैसे बढ़ा है, उसके साथ साथ इस प्रकार के परिवारों की संख्या में यानी देखने को मिल रही है। जहाँ भूतकाल में हमारे यहाँ कृषि प्रधान समाजों में जो हमको संयुक्त परिवार देखने को मिलते थे, संयुक्त परिवार व्यवस्था जो हमें देखने को मिलती थी, आज वर्तमान में वहीं जैसे जैसे औद्योगिकरण हुआ है या समाज में नगरीकरण हुआ है, तो वहाँ समाज में केंद्रीय या नाभिक परिवारों की हमें संख्या अधिक देखने को मिलती है। जहाँ केंद्रीय या नाभिक परिवार से यहाँ तात्पर्य ये है कि जहाँ पति पत्नी और उसके जो अविवाहित बच्चे जो उसके साथ में रहते हैं, उसको केंद्रीय या नाभिक परिवार कहा जाता है। तो आज के वर्तमान युग में यदि हम देखें, वर्तमान समाज में हम देखें, तो अधिकांश परिवार हमको इसी प्रकार के देखने को मिलते हैं, जहाँ पति पत्नी और उनके जो नाबालिग बच्चे हैं वो उनके साथ में रहते हैं। तो इस प्रकार के परिवार हैं जो नाभिक परिवार या केंद्रीय परिवार कहलाते हैं। दूसरी इसमें संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार का जहाँ तक सवाल है, तो संयुक्त परिवार में हमें कह सकते हैं कि 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहते हैं। उनका निवास जो होता है वो एक जगह होता है, एक स्थान पर होता है। उनकी जहाँ तक संपत्ति की जहाँ तक बात आती है, वह भी सामूहिक होती है। और हम जहाँ तक कह सकते हैं कि उनका जो खाना जो बनता है वह भी एक रसोई में बनता है। पूजा की जहाँ तक बात है, तो पूजा स्थल जो उनका होता है वह भी एक ही होता है। तो इस प्रकार के जहाँ तक जो परिवार हैं, उसे हम संयुक्त परिवार की श्रेणी में रखते हैं। तो संयुक्त परिवार के सदस्य हम कहें परस्पर अधिकार एवं दायित्वों को एक साथ निभाते हैं। दुबे इस बारे में कहते हैं कि यदि कई मूल परिवार एक साथ रहते हों और में निकट का नाता हो, एक स्थान पर भोजन करते हों और एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हों, तो उन्हें उनके सम्मिलित रूप में संयुक्त परिवार कहा जा सकता है। एक संयुक्त परिवार में जहाँ दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, चचेरे भाई एवं उनकी पत्नियां व बच्चे, विधवाएं बहनें एवं बेटियां जहाँ एक साथ निवास करती हैं, एक साथ उनका भोजन की व्यवस्था होती है, तो उस परिवार को जहाँ तक संयुक्त परिवार कहते हैं। जहाँ 2 या हम कह सकते 3 या 3 से अधिक पीढ़ी के जब लोग एक साथ निवास करें, एक साथ रसोई बने, एक साथ पूजा स्थल हो उनका, और एक साथ सामूहिक रूप से संपत्ति का आना जाना हो, तो ऐसी जो व्यवस्था है, ऐसा जो संयोग है, ऐसा जो परिवार है, उसको हम संयुक्त परिवार कहेंगे। इसमें अगला है विस्तृत परिवार। विस्तृत परिवार में हम कह सकते हैं
कि सभी रक्त संबंधियों एवं कुछ अन्य संबंधियों को भी इसमें शामिल किया जाता है। ये जहाँ तक एक पक्षी, मातृपक्ष या पितृपक्ष, या हम जहाँ तक कह सकते हैं कि द्विपक्षी भी हो सकते हैं। ऐसे परिवारों में संबंधी, जहाँ तक रिश्तेदारों का भी हम कह रहे हैं कि निवास होता है। ऐसे परिवार के सदस्यों की संख्या बहुत अधिक होती है। इन सभी सदस्यों का जो निवास स्थान और कार्य एक ही होता है और ये वे परिवार के मुखिया को एक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उनका सभी सम्मान करते हैं। और जहाँ तक हम विस्तृत परिवार की जहाँ तक बात करें तो इसमें यहाँ दास और नौकर और जहाँ तक अन्य रिश्तेदार का भी कोई संबंधी यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार के जहाँ तक जो परिवार हैं उनको विस्तृत परिवार की श्रेणी में रखा जाता है। दुबे ने विस्तृत परिवार के बारे में कहा कि जो वंशानुक्रम से संबद्ध होते हुए भी अपनी भिन्न भिन्न इकाइयों के रूप में परिवारों में बटा हुआ हो, उन परिवारों को विस्तृत परिवार कहा जाता है। तो ये हमारा विस्तृत परिवार में जहाँ लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, सदस्यों की संख्या बहुत ज़्यादा है, 2-3 पीढ़ी के लोग और 2-3 पीढ़ियों के अलावा भी रिश्तेदार भी इसमें शामिल होते हैं, नौकर भी शामिल होते हैं, दास भी शामिल होते हैं। वो सभी एक साथ जब रहते हैं, एक ही परिवार के सदस्य के रूप में वो रहते हैं, तो उसको विस्तृत परिवार कहा जाता है। दूसरा भाग है इसमें निवास के आधार पर। निवास के आधार पर जो वर्गीकरण किया है वह कुछ अन्य भागों में और बांटा है, जिसमें पहला है पितृस्थानीय। और पितृस्थानीय परिवार से यहाँ तात्पर्य हमारा ये है कि विवाह के बाद पत्नी अपने पति एवं पति के माता पिता के साथ रहने जब लगती है तो ऐसे परिवार को हम पितृस्थानीय परिवार कहते हैं। जहाँ तक भारत की हम बात करें तो हिंदुओं में, मुसलमानों में और भारत की बहुत सारी ऐसी जनजाति हैं, भील, खारिया, इन सभी लोगों में करीब करीब पितृवंशीय परिवार हमें देखने को मिलते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शादी के बाद में जब पति के घर या पति के माता पिता के घर रहने जाती है तो ऐसे परिवार को पितृस्थानीय परिवार कहा जाता है। वहीं दूसरा इसमें मातृस्थानीय परिवार है। मातृस्थानीय परिवार ठीक इसके विपरीत, और जब विवाह के बाद पति पत्नी के साथ पत्नी के माता पिता के निवास स्थान पर रहने लगता है, यानी यहाँ शादी के बाद में पति जो होता है पत्नी के माता पिता के निवास स्थान पर रहने लगता है, तो उस परिवार को हम मातृस्थानीय परिवार कहते हैं। और इस प्रकार के परिवारों की जब बात करें तो भारत में हमें जैसे मालाबार के नायर हैं, खासी जनजाति है, गारो जनजाति है, ये कुछ जनजातियां हैं जिनमें मातृस्थानीय परिवार हमें देखने को मिलते हैं, जहां शादी के बाद में पत्नी पति के घर न जाकर पति पत्नी के घर पर जाकर रहने लगता है और आजीवन फिर वो वहीं रहता है। तो ऐसे जो परिवार हैं उनको मातृस्थानीय परिवार कहा जाता है। इसमें अगला है नवस्थानीय परिवार। नवस्थानीय परिवार से यहाँ तात्पर्य ये है कि विवाह के बाद में पति या पत्नी न तो अपने पति पक्ष के लोगों के साथ और न पत्नी पक्ष के लोगों के साथ में रहते हैं, वरन अपना वे अलग नया घर बना के रहते हैं, उसे नवस्थानीय परिवार कहते हैं। जैसा कि हमने पहले वाले दोनों परिवार देखे थे, पितृस्थानीय में पिता के घर पर रहती थी पत्नी, मातृस्थानीय में पति पत्नी के माँ बाप के यहाँ रहता था, नवस्थानीय में
न वो अपने मूल परिवार, न पति अपने मूल परिवार में रहता है, न पत्नी अपने मूल परिवार में रहती है, और विवाह के बाद में दोनों एक अपना नया अलग घर बनाते हैं, बसाते हैं और उसमें वो निवास करते हैं। वहीं आजीवन वो अपने बच्चों को लेकर रहते हैं, पालते पोसते बड़ा करते हैं। तो इस प्रकार के परिवारों को नवस्थानीय परिवार कहा जाता है। आगे है मातृपितृ स्थानीय परिवार। मातृपितृ स्थानीय परिवार यानी हम देखते हैं तो जब नव दंपत्ति पति या पत्नी में से किसी एक ही के साथ रहने को बाध्य नहीं होते हुए, यानी ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि वह पति के घर रहे या पत्नी के घर रहेगा या पति के घर रहेगी, वरन उनको क्या है, दोनों में से किसी के भी साथ रहने की छूट होती है। ऐसे परिवारों को मातृपितृ स्थानीय परिवार कहते हैं। यानी वहाँ कोई बंधन नहीं है कि पत्नी शादी के बाद में पति के घर जाएगी या पति शादी के बाद में पत्नी के घर जाएगा, वहाँ कोई किसी प्रकार का बंधन नहीं हो, तो वे जो परिवार कहलाते हैं वो मातृपितृ स्थानीय परिवार कहलाते हैं। वह पति के घर भी जा सकती है पत्नी, और पत्नी जो है वो पति जो है वह पत्नी के घर भी रह सकता है, वो अलग भी रह सकता है। यानी जहाँ जिसके पास में कोई बंधन नहीं हो तो उसको मातृपितृ स्थानीय परिवार की संज्ञा दी जाती है। अगला इस आधार पर जो वर्गीकरण किया है वो है मामा स्थानीय परिवार। और मामा स्थानीय परिवार से यहाँ तात्पर्य ये है कि जिस परिवार में यानी विवाह के बाद में नव दंपत्ति पति की माँ के भाई अर्थात माता के परिवार में जाकर रहने लगते हैं। और ऐसा उदाहरण जो हमें देखने को मिलता है वो ट्रोवेंडिया द्वीपवासियों में देखने को मिलता है, जहाँ ये प्रथा प्रचलित है। वहाँ विवाह के बाद में भांजा अपनी पत्नी सहित माता के यहाँ रहने चला जाता है। भारत में जहाँ तक सवाल है तो मातृवंशी परिवारों में कभी इस प्रकार के परिवारों का प्रचलन था। यानी भांजा जो होता है वह मामा के घर चला जाता है। भांजे की जैसे शादी हुई वो अपने मामा के घर जाएगा और उसके बाद में मामा ही उस का कह सकते हैं कि भांजे का जो संरक्षक होगा वह वही होगा, और मामा का जो भांजा होगा वह मामा का उत्तराधिकारी होगा। तो इस प्रकार के जो परिवार में उन्हें मामा स्थानीय परिवार कहा जाता है। इसमें अंत में है द्विस्थानीय परिवार। द्विस्थानीय परिवारों से यह तात्पर्य है कि जब कुछ स्थानों पर ऐसे वे परिवार देखने को मिलते हैं जहाँ विवाह के बाद में पति पत्नी अपने अपने जन्म के परिवार में ही रहते हैं, तो वे द्विस्थानीय परिवार मानते हैं। न तो पत्नी पति के घर जाती है, न पति पत्नी के घर जाता है। विवाह के बाद भी पत्नी अपने घर पे मूल घर में रहती है, पति अपने मूल घर में रहती है। जब वे कभी कभी पति जो होता है वो पत्नी से मिलने वहां जाता है। तो इस प्रकार के जो परिवारों का जहाँ तक सवाल है, लक्षद्वीप, केरल और अशांति जनजातियों में देखने को मिलते हैं, जहाँ पति रात्रि को अपनी पत्नी के घर जाता है, परंतु दिन होते ही वह अपने मूल परिवार में वापस आ जाता है। तो ये जो इस प्रकार के जो परिवार हैं उनको हम द्विस्थानीय परिवार के नाम से जानते हैं। आज इस वीडियो में जहाँ तक है आज इतना ही। इसके आगे के वर्गीकरण पर हम अगले वीडियो में विचार करेंगे। धन्यवाद।